Hello students, in the last lecture we have discussed about three colligative properties है ना, जिसमें कि हमने लास्ट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस किया था। अभी हम लोग मूविंग ऑन टू फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस को समझने के पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है ना, देखो डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपने इस तरह से दो अलग अलग सॉल्यूशन लिए C1 और C2, ठीक है, और C1 इज मोर देन C2, कंसंट्रेशन ऑफ है ना, C1 का कंसंट्रेशन C2 से ज़्यादा है। तो क्या होगा, जब दोनों सॉल्यूशन को कांटेक्ट में लाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूट ज़्यादा से कम की तरफ और सॉल्वेंट भी, जिधर सॉल्वेंट ज़्यादा है वो C1 की तरफ, मतलब हायर कंसंट्रेशन से सॉल्यूट का मूवमेंट और लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये तब तक होगा जब तक कि C1 इक्वल टू C2 ना हो जाए। ठीक है, ये कोई नॉर्मल मेम्ब्रेन से पास हो रहा है ना, तो इससे C1 C2, और ये तब तक होता जाएगा जब तक कि C1 इक्वल टू C2 ना हो जाए। मतलब हम कहेंगे कंसंट्रेशन बिकम्स सेम, है ना, बोथ साइड, दोनों साइड कंसंट्रेशन क्या हो गया, सेम हो गया। अब यही से तो इसमें क्या हो गया कि सब जगह पे आपको क्या मिला, फाइनल कंसंट्रेशन C। अब बात करें ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है ना, तो ऑस्मोसिस में हम लोग सेम चीज, सेम तरीके कंडीशन देखते हैं, बट उसमें ये जो बीच था है ना, मिडिल में हमने ये लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब इट विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टिव पार्टिकल, मतलब दोनों पार्टिकल मूव नहीं होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट एक होगा। तो अब एक तो पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होंगे। तो अगर सॉल्यूट पार हो जाए तो सॉल्वेंट भी हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है allows only solvent move, है ना, allows only solvent to move, सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगा मूव करने के लिए। तो अब इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव होगा तो सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से, सॉरी सॉल्वेंट जाएगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ, इधर से इधर देखो। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अगर हम दोनों को डिफाइन करें प्रॉपर तरीके से तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस आपको बिल्कुल यहां से समझ में आ जाना चाहिए। डिफ्यूजन में इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, जबकि ऑस्मोसिस अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को अगर डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू इट, है ना। जैसे एनिमल मेम्ब्रेन सबसे कॉमन एग्जांपल है, कॉपर फेरिसाइनाइड जो है वो एग्जांपल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। अब अगर ऑस्मोसिस को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड or from solution of low concentration to solution of high concentration. I will explain the first line, from solvent particles, movement of solvent particle from solvent side to solution side. ये तो दो सॉल्यूशन हो गए ना अलग अलग। अगर मान लो ऐसा सेपरेशन रहा, ये SPM है, ठीक है, और इधर आपने रखा है सॉल्वेंट और इधर आपने रखा है सॉल्यूशन, तो भी मूवमेंट ऐसा होगा। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो हम लोग सबसे पहले
डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को नोट डाउन करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो एक तरफ हम लोग डिफ्यूजन और दूसरी तरफ हम लोग ऑस्मोसिस नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड ऑब्लिक गैस। तीनों में आपको डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। इट इज ओनली सीन इन, इट इज ओनली सीन, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशंस, सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। सेकंड, मूवमेंट of both solute and solvent particles। और थर्ड इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ ओनली solvent particle, movement of only solvent particle। थर्ड, नो रोल ऑफ SPM, सेमी परमिएबल का कोई रोल नहीं है, जबकि इसमें होगा नॉट पॉसिबल विदाउट SPM, नॉट पॉसिबल विदाउट SPM, और it cannot be stopped or reversed, ना तो इसको स्टॉप कर सकते हैं और ना ही इसको रिवर्स कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे it can be stopped और reversed, क्योंकि रिवर्स इसी को हम लोग फिर आगे रिवर्स ऑस्मोसिस भी इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब बात करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो सिंपल बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ही हो गया वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस के कारण एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, जैसे मान लो अभी हमने लिखा इस तरह से सेपरेट कर दिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो अगर एक सॉल्यूशन साइड है और एक सॉल्वेंट साइड है और ये SPM है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर R इज 0.08 लेते हैं, R का वैल्यू है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ध्यान रखो इफ सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, इफ सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट तो पाई इक्वल टू I इंटू CRT का कंसेप्ट लगेगा। अच्छा एक चीज समझो, थोड़ा मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको आइडिया दे दूं कैसे। एक सिंपल सा आइडिया, जैसे मान लो कि इस तरह से आपने क्यों प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो जस्ट एक सिंपल तरीके से मैं सीधा फॉर्मूला बेस्ड बता रहा हूँ, एक हल्का आइडिया दे रहे हैं कि कैसे प्रेशर डेवलप हो रहा होगा। मान लो कि ये कंटेनर है, इसमें एक सॉल्यूशन आपने ले लिया। ठीक है, और इस तरह से एक और कंटेनर ले लिया आपने। ठीक है, उस तरह से ले लिया और इसका बेस को आप कट करके यहाँ पर एक SPM लगा दिए। ठीक है, और ये मार्क था मान लो सपोज A। ठीक है, ये सपोज A मार्किंग था। अब क्या है इसमें कि ये जो सॉल्यूशन था इसके अंदर उसका कंसंट्रेशन C1 और इसका कंसंट्रेशन C2।
तो जैसे ही आपने यहाँ पे एसपीएम लगाया, ऑस्मोसिस चालू होगा, ऑस्मोसिस चालू होगा तो यहाँ से सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टार्ट होगा, और जब सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो हाइट ऑफ कॉलम विल इंक्रीज। तो अगर मान लो यहाँ पर पहले प्रेशर P था, तो अब इस पॉइंट पे ये इनिशियल प्रेशर P इनिशियल वाज P, आफ्टर ऑस्मोसिस P फाइनल क्या होगा, P फाइनल हो जाएगा P प्लस ये लिक्विड जो प्रेशर एग्जिट कर रहा होगा। तो देखो ये प्रेशर बढ़ा, किस कारण बढ़ा, ऑस्मोसिस कारण, मतलब ऑस्मोसिस से प्रेशर बढ़ता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं लेकिन विल मूव ऑन टू द टॉपिक डायरेक्टली। तो पाई इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू CRT। ध्यान रखें ये तब अप्लाई करना है जब आपने एक साइड सॉल्यूशन और दूसरे साइड सॉल्वेंट लिया है। और अगर मान लो सेपरेशन ऐसा हो कि दोनों साइड आपको सॉल्यूशन लेना हो, दिस इज सॉल्यूशन 1 एंड दिस इज सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन C1 और सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन C2, एंड इफ C1 इज मोर देन C2, इफ C1 इज मोर देन C2 तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू C1 माइनस C2 RT। अब देखो इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें एक सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, 0, तो C1 माइनस 0 कर दो तो अगेन आपको पाई इक्वल टू CRT का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कब आपको कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। I रहेगा, अगर I नहीं दिया है इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट जो हमने वांट ऑफ फैक्टर में डिस्कस किया था, I क्या था, वांट ऑफ फैक्टर। तो इसके ऊपर बेस्ड एक दो छोटे क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दो फटाफट। तो देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। फर्स्ट है 0.2 मोलर ग्लूकोज, 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। तो देखो आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, पाई इक्वल टू I इंटू CRT। ग्लूकोज का I क्या होता है 1, C कितना गिवन है 0.2, R कितना लेंगे 0.08 एंड टेम्परेचर कितना है 300। तो यहाँ से आप देखो तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कितना, 8024 टू 4.8 ATM प्रेशर है। तो यूनिट हम लोग यहाँ पे इसका ATM ही लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है 30% W/V यूरिया सॉल्यूशन एट 127 डिग्री सेल्सियस। अगेन यूरिया का I कितना होता है 1, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा C। तो हम लोग यहां से एक फॉर्मूला पढ़े थे, मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू % W/V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हम सबसे पहले यहां से मोलैरिटी निकाले तो 30 इंटू 10 अपॉन यूरिया का मास 60, तो 300/60 कितना आ गया 5 मोलर। अब आप ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगा दो, पाई इक्वल टू CRT। तो C कितना 5 इंटू R कितना 0.08 और इंटू T कितना 400, देख लो, ठीक है। तो आप इसको यहां से सॉल्व कर दें तो आपको आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 32 इंटू 5, तो ये 160 ATM, ठीक है। नेक्स्ट है m/10 K4 FeCN6 जिसका अल्फा गिवन है 75% एट 227 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखिए मोलैरिटी तो गिवन है 1/10, ठीक है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो हम लोग को यहाँ पे I निकालना पड़ेगा, और I का फॉर्मूला क्या होगा, I का फॉर्मूला बताया था 1 + n-1 अल्फा। तो I इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। तो अब देखो इससे अगर हम लोग I निकालें तो I इक्वल टू 1 प्लस इसका n कितना है 5,
4 पार्टिकल 4K प्लस FeCN6 4 माइनस में टूटेगा, तो 5 माइनस 1 तो ये हो गया 4 इंटू 75% मतलब 75/100, ठीक है। तो I का वैल्यू आ गया 4 जब आप इसको सॉल्व कर दे तो, है ना। ये 4 25 3 + 1 4। तो अब आप इसको फॉर्मूला पे बेस्ट कर रहे हैं, पाई इक्वल टू CRT, C कितना 1/10 I इंटू CRT, तो I हो जाएगा 4, C कितना हो जाएगा 1/10, R हो जाएगा 0.08 और टेम्परेचर मैंने दिया 227 डिग्री मतलब 500। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हो गया आपका कितना 8 5 40 160 मतलब नियर अबाउट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको सॉल्व करके 16 ATM, है ना, करेक्ट 16 ATM, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें देख ले, थोड़ा नया टाइप का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोला है, 2 मोलर CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन C6H6 बेंजीन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो इसमें अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे पाई इक्वल टू CRT लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कंसेप्ट है, ध्यान रखना नोट करके, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड in benzene forms dimer। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। तो 2CH3COOH, ठीक है, बेंजीन में क्या बना देगा CH3COOH होल ट्वाइस, ये डाइमराइज कर गया। क्या रीजन है इसके डाइमराइज होने का, ये थोड़ा समझते हैं। अच्छा, तो डाइमराइज करा गया तो क्वेश्चन का कंसेप्ट चेंज हो गया, हम लोग उसमें आई निकालना पड़ेगा पहले, है ना। तो अब देखो इसके डाइमराइज होने का रीजन क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, HOC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या हो रहा है, देखो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग कहेंगे एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन फॉर्म्स डाइमर। तो यहां से आप पहले आई निकाल लें, आई इक्वल टू क्या था फॉर्मूला 1 + 1/n - 1 अल्फा, यही है। तो इफ अल्फा इज नॉट गिवन, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो अगर अल्फा यहाँ पे हम 1 रख दें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब आप फॉर्मूला लगा दो 1/2 इंटू C इंटू R इंटू T, तो ये जाएगा आपका 24 ATM। तो ये 4 छोटे क्वेश्चंस भी हमने कर लिया ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।